नमस्कार दोस्तों, गेहूं की फसल का समय शुरू हो चुका है। गेहूं की बिजाई किसान भाई शुरू कर चुके हैं। अभी ठंड पड़ने लग गई है। ऐसे समय में सबसे ज्यादा ये कंफ्यूजन रहता है कि गेहूं की बिजाई के समय सस्ते से सस्ता अच्छे रिजल्ट वाला कौन सा फर्टिलाइजर डालें, खर्चा भी कम हो, उत्पादन हमें अच्छा देखने को मिले। आज इसी टॉपिक पे दोस्तों डिटेल से कम खर्चे में अच्छा उत्पादन कैसे ले सकते हैं, गेहूं की बिजाई के समय कौन सा फर्टिलाइजर डालना चाहिए, गेहूं की बिजाई कैसे करनी चाहिए, कब बिजाई करनी चाहिए और क्या क्या चीजें हैं जो कि बिजाई के समय हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि उत्पादन अच्छा देखने को मिले। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। अगर आप लाइव जानकारी लेना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या फिर रासायनिक फर्टिलाइजर भी यूज करके गेहूं की खेती करना चाह रहे हैं, इस चैनल पे लाइव जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात की जाए कि गेहूं की अगित बिजाई या आदर्श समय कौन सा होता है, तो अभी नवंबर का समय है। ये बेस्ट समय है क्योंकि इंडिया में टेम्परेचर अलग अलग होता है, 10-15 दिन का गैप होता है। तो वहाँ जहाँ पे आपके अच्छी ठंड पड़ने लग गई है तो आप बिजाई कर दीजिए। 1 नवंबर से 30 नवंबर या 25 नवंबर तक आप कभी भी बिजाई कर सकते हैं। ये आदर्श समय होता है गेहूं में अच्छे उत्पादन के लिए, तो आप बिजाई कर सकते हैं। कहीं पे जैसे कि दोस्तों हमारे राजस्थान में ठंड थोड़ी लेट पड़ती है, कहीं पे ठंड थोड़ी जल्दी शुरुआत हो जाती है, तो उसी अनुसार आप बिजाई करें आपके इन्वायरमेंट को देखते हुए। अब दोस्तों गेहूं की फसल में बिजाई के समय कम खर्चे में अच्छे उत्पादन के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए कौन से फर्टिलाइजर हमें डालने चाहिए, तो सबसे पहला रहेगा दोस्तों गोबर की खाद। आप या तो गोबर की खाद डाल सकते हैं। 1 एकड़ में 200 केजी आपको डालना ही डालना, पुराना सड़ा हुआ गोबर की खाद होना चाहिए। या फिर आप केचुए का खाद भी डाल सकते हैं, तो वो रहेगा आधी मात्रा ले लीजिए, 100 केजी आप डाल सकते हैं। 1 क्विंटल केचुआ खाद आप डाल सकते हैं। गोबर की खाद आप डाल रहे हैं तो दोस्तों सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप गोबर की खाद जब भी डालें तो उसमें आप जीवामृत मिला करके डाल सकते हैं, या फिर एनपीके कंसोर्टिया थोड़ा आप पानी लीजिए, पानी लेकर के उसमें 1 केजी या 2 केजी गुड़ डाल दीजिए। पानी आप कितना भी ले सकते हैं दोस्तों। गोबर अगर आप ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो ज्यादा पानी ले लीजिए, यानी 20 लीटर, 30 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर पानी आप कितना भी ले सकते हैं, आपकी गोबर के अकॉर्डिंग कि वो कितना सूखा है कितना गीला है। 2 केजी उसमें गुड़ डालेंगे। 500 ml से 1 लीटर तक एनपीके कंसोर्टिया डाल सकते हैं आप, या फिर अलग अलग एनपीके कंसोर्टिया जैसे कुछ किसान भाइयों के कमेंट आते नहीं मिलता है तो आप एजिटोबैक्टर, पीएसबी और केएमडी अलग अलग लेकर के फिर आप मिला लीजिए। तो उस घोल में आप तैयार करके और तुरंत भी गोबर की खाद में डाल सकते हैं, या फिर एक दिन पहले पानी में आप ये सारी चीजें डाल ले, गुड़, एनपीके, कंसोर्टिया वगैरह, और दूसरे दिन आप गोबर की खाद में मिला ले। गोबर की खाद में मिला करके 1 दिन या 2 दिन आप छाया में रख सकते हैं, या तुरंत भी आप अपने प्लॉट में डाल सकते हैं। क्योंकि गेहूं की खेती का अब समय शुरू हो चुका है, टाइम हमारे पास नहीं है, तो तुरंत भी आप प्लॉट में डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये चीजें अवेलेबल नहीं है तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, जिस पशु का गोबर है उसी का आप गोमूत्र मिला करके भी गोबर की खाद को यूज कर सकते हैं। और जैसे गौशाला वगैरह से आप गोबर की खाद परचेज कर रहे हैं तो सीधा भी आप डाल सकते हैं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप यूज करना जरूर शुरू कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब सेकंड दोस्तों रासायनिक फर्टिलाइजर में बात करते हैं। रासायनिक फर्टिलाइजर में अक्सर किसान भाई सबसे ज्यादा डीएपी यूज करते हैं। हम कहते हैं कि आप डीएपी यूज करेंगे तो डीएपी के साथ में आपको पोटाश भी लेना होगा, तो वो दोनों ही फर्टिलाइजर महंगे हैं। उससे बेस्ट रहेगा कि आप एनपीके फर्टिलाइजर यूज करना शुरू कीजिए। एनपीके 12-32-16, 12% नाइट्रोजन, 32% फॉस्फोरस, 16% पोटाश इसमें आ जाएगा। आपको अलग से म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी पोटाश फर्टिलाइजर अलग से नहीं लेना होगा। डीएपी आपको अलग से नहीं लेना होगा। नाइट्रोजन आपको अलग से परचेज नहीं करना होगा। नाइट्रोजन के लिए यूरिया वगैरह किसान भाई यूज करते, तो वो अलग अलग 3 फर्टिलाइजर खरीदने के बजाय एक ही आप यूज कर लीजिए। इसकी मात्रा दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान रखें। अगर आप गोबर की खाद ले रहे हैं, पहले आपने डाला है प्लॉट में, तो 12-32-16 की मात्रा 25 से 30 केजी ले लीजिए, सफिशियंट रहेगी। लेकिन अगर आपने गोबर की खाद नहीं डाला है प्लॉट में, तब आप इसका एक बैग लेंगे, 50 केजी का बैग आता है, एक कंप्लीट बैग आप डालेंगे 1 एकड़ में एनपीके 12-32-16। इसके साथ में सेकंड जो चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इफ्को की सागरिका या किसी का भी आप सीविड एक्सट्रैक्ट जिस भी कंपनी का मिल जाए उसी का आप यूज कर लीजिए। ये देखिए दानेदार फॉर्म में ये फर्टिलाइजर आते हैं, ये है इफ्को की सागरिका। ये मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि सबसे कम प्राइस में ही सागरिका अवेलेबल होता है। ये Z++ भी आता है, K++ भी आता है, जो भी मिल जाए वो ही आप यूज कर ले। इस तरीके का ये दानेदार फर्टिलाइजर आता है। ये देखिए सीविड एक्सट्रैक्ट, धनजाइम, बायोजाइम, बायोविटा, बहुत अलग अलग नामों से अवेलेबल है। सीविड अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ह्यूमिक एसिड, सीविड एक्सट्रैक्ट और
माइको राजा, ये सब का कॉम्बिनेशन भी मार्केट में बहुत कंपनियों के फर्टिलाइजर हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों सीविड एक्सट्रैक्ट नहीं ले रहे हैं तो थर्ड ऑप्शन आपके पास है माइको राजा, जो दानेदार फॉर्म में आता है, वो भी डालेंगे तब भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसकी मात्रा रहेगी, सीविड एक्सट्रैक्ट की मात्रा रहेगी 8 से 10 केजी, और केवल माइको राजा आप ले रहे हैं तो 4 या 5 केजी का पैकेट आता है, वो पैकेट आप यूज कर लें। यानी कि 2 फर्टिलाइजर आपके पास अवेलेबल हो गए। थर्ड दोस्तों, गेहूं में जैसे आप पहला पानी देने का समय होता है उस समय फसल पीलापन आने लग जाता है, फसल में फुटाव ज्यादा नहीं होता है, कल्ले शाखाएं ज्यादा नहीं निकलती हैं, तो उस सिचुएशन के लिए फसल हरी भरी रहे, स्वस्थ रहे, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये पीलापन क्यों आता है, जिंक की डिफिशियंसी से। और जिंक आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम फॉस्फोरस युक्त फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, तो इसलिए आपको यूज करना है चिलेटेड फॉर्म वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब आप जिंक चिलेटेड फॉर्म में केवल जिंक मिल रही है वो भी आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज तो बेस्ट रहेगा बिजाई के समय कि किसी भी टाइप का पोषक तत्व की कमी ना हो, इसलिए मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि मेरे पास ये एग्रोमिन का है, जिसमें कि आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरोन, बहुत सारे तत्व अवेलेबल है, लेकिन चिलेटेड फॉर्म में जरूर होने चाहिए। सेकंड, जैसे कि मेरे पास ये K+S कंपनी का है, इसमें भी जिंक सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है। अन्य भी बहुत सारे जैसे कि मैग्नीज, कॉपर, आयरन, जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम, इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिशन है। तो इसलिए आप मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज करेंगे लेकिन चिलेटेड फॉर्म में बिजाई के समय, इससे बेस्ट रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। बिजाई के समय में 500 ग्राम आप डाल दीजिए, अदरवाइज 1 केजी भी आप डाल सकते हैं। इतना मिनिमम आपको यूज करना ही फर्टिलाइजर के साथ में मिला करके। एक बार मैं शॉर्ट में NPK 12-32-16, सीविड एक्सट्रैक्ट या फिर ह्यूमिक एसिड या फिर माइको राजा, 3 में से कोई भी एक ले लीजिए। थर्ड, आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट या चिलेटेड जिंक जरूर होना चाहिए, उसमें आप कुछ भी चिलेटेड फॉर्म में जो भी मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट ले रहे हैं या केवल आप जिंक ले रहे हैं तो चिलेटेड फॉर्म वाला, ये 3 चीजें आपको लेनी है। अब दोस्तों थर्ड सिचुएशन बनती है, जैसे जिन किसान भाइयों ने DAP फर्टिलाइजर को परचेज कर लिया तो अभी क्या करें। DAP फर्टिलाइजर भी आप डाल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से आप डालें ताकि रिजल्ट आपको अच्छा मिल जाए, क्योंकि DAP फर्टिलाइजर भी थोड़ा महंगा फर्टिलाइजर आता है। इस टाइप का ये DAP फर्टिलाइजर है, ये देखिए 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस आता है। फॉस्फोरस बहुत ही अच्छी मात्रा में है जो कि 46% है। गेहूं में दोस्तों तने का सहारा नहीं होता, जैसे और बाकी फसलों में पेड़ का सहारा होता है, तने का सहारा होता है, लेकिन गेहूं में जितना अच्छा जड़ों का विकास होगा उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, फसल आगे जाके गिरती नहीं है, न्यूट्रिशन की कमी नहीं आती, मजबूती रहती है, बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। तो जड़ों के विकास के लिए हमें सबसे ज्यादा फॉस्फोरस की ही आवश्यकता होती है, इसलिए किसान भाई DAP को ज्यादा यूज करते हैं। बहुत अच्छा है, आप DAP डाल सकते हैं। अगर आप DAP डालना ही चाह रहे हैं तो इसकी मात्रा आप 30 से 35 केजी ही मात्रा रखें DAP फर्टिलाइजर की बिजाई के समय। इसके साथ में लेकिन आपको पोटाश लेना होगा, इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, पोटाश नहीं है। तो पोटाश के लिए आप MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश सबसे सस्ता आता है, बाकी जो पोटाश लेंगे आप उनकी कंपेरिजन में ये थोड़ा ठीक प्राइस में आ जाता है, तो इसलिए आप ये ले लें। ये पोटाश है, इसकी मात्रा आपको MOP की मात्रा आपको कम से कम 10 केजी जरूर लेना है और 30 से 35 केजी आपको DAP लेना है। ये तो हो गया दोस्तों नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश तीन। इसके साथ में भी लेकिन आपको सीविड एक्सट्रैक्ट जरूर लेना है। सीविड एक्सट्रैक्ट या ह्यूमिक एसिड या कॉम्बिनेशन में जो भी सीविड एक्सट्रैक्ट के साथ में अन्य फर्टिलाइजर आते हैं वो आप लेना है, लेकिन ऑर्गेनिक होना चाहिए। और थर्ड, आपको इसके साथ में भी DAP के साथ में भी दोस्तों जिंक लीजिए या फिर आप मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट लीजिए चिलेटेड फॉर्म वाला। तो ये 3 चीजें मैंने बताई है दोस्तों। गोबर की खाद लेंगे तो इनकी मात्रा आप कम रखेंगे जो मैंने बताई है। अगर आप गोबर की खाद यूज नहीं करते हैं तो मात्रा आप बढ़ा करके लीजिए। अब दोस्तों आगे की बिजाई के समय अक्सर किसान भाई क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट गेहूं का नहीं करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम फर्टिलाइजर पे खर्चा करते हैं, बाकी चीजों पे खर्चा करते हैं, लेकिन हम सीड ट्रीटमेंट करके बिजाई नहीं करते। जिससे होता क्या है कि गेहूं की फसल में आगे जब दाना भरता है तो उसमें ल्यूजिस्मट नाम का रोग होता है, बालियां काली पड़ जाती हैं, अंदर दाना भरता ही नहीं है, अंदर काला काला सा उसमें पाउडर जैसा आप निकालोगे तो पाउडर जैसा निकलेगा, दाना भरा भी नहीं होता। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए बेस्ट रहेगा कि आप गोमूत्र प्लस बुझे हुए चूने से आप सीड ट्रीटमेंट करके ही बिजाई करें।
अच्छा, अभी तो उपचारित करना कैसे है, मेरा ऑलरेडी डिटेल वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो जरूर देखिए। कैसे गौमूत्र और भुजे हुए चूना एक तो ऑर्गेनिक है, खर्चा नहीं है उसका, क्योंकि हमारे घरों में वो सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, तो उससे उपचारित करके आप बिजाई करें। और हम दोस्तों गेहूं की खेती 100% ऑर्गेनिक करते हैं, इसलिए हमने ये खाद उपचारित कर रखा है, ये डाल करके हम बिजाई करेंगे। आप लाइव देखना चाहते हैं कि हम गेहूं की खेती किस तरीके से बिजाई करेंगे, किस तरीके से आगे फर्टिलाइजर वगैरह यूज करेंगे, तो उसके लिए भी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।